फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम पढ़ेंगे भाई एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? सोइल। कितने प्रकार की सोइल पाई जाती है अपने भारत में? मुख्य सोइल 8 प्रकार की और गौण सोइल कितनी है? 27 प्रकार की। सबसे ज्यादा एरिया पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। मिट्टी की जो अध्ययन होता है, मिट्टी का अध्ययन, उसको क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। और मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेडोजेनेसिस। क्या कहा जाता है? पेडोजेनेसिस कहा जाता है। चलो भाई आज पढ़ते हैं एग्रीकल्चर। आप सबको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। भारत क्या भी एक है कृषि प्रधान देश है। अगर हम बात करें आज़ादी से पहले की बातें नहीं भाई, अगर हम बात करें आज़ादी से पहले की तो आज़ादी से पहले क्या था? जितने भी जनसंख्या थी उसमें से 90% जनसंख्या किसके ऊपर डिपेंड थी? कृषि पे डिपेंड थी। बाकी 10% लोग ऐसे थे जिनका या तो खुद का कोई काम धंधा था छोटा मोटा, या फिर अंग्रेजों के अधीन छोटी मोटी नौकरियां करते थे। हम बात करेंगे आज़ादी के बाद की। आज़ादी के बाद आप सबको पता है 1951 में 1951 के अंदर भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी। पंचवर्षीय योजना जो कि पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1955 तक चली थी। इस पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर एक मतलब इसके अंदर टारगेट बनाए जाते हैं। पंचवर्षीय योजना में क्या होता है? टारगेट फिक्स किया जाता है और 5 वर्षों में उस टारगेट के ऊपर पहुंचने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं। तो 1951 के अंदर भारत में पहली पंचवर्षीय योजना चली थी और इस पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल किसके ऊपर दिया गया था? कृषि के ऊपर दिया गया था, क्योंकि 1951 में भी भारत की 85% जनसंख्या किस पे डिपेंड थी? कृषि पे डिपेंड थी। और जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? कृषि का था। भारत की जीडीपी में कृषि का 56% योगदान था। कब? 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना के समय। तो इन पॉइंटों को एक बार लिख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं 1951 की। 1951 में शुरुआत हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना का टारगेट था कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना, क्योंकि इस समय भारत की 85% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। ठीक है। और जीडीपी में योगदान कितना था? जीडीपी में 56% योगदान था। जीडीपी में कृषि का कितने प्रतिशत योगदान था? 56%। जीडीपी क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि एक देश का खुद का तैयार किया हुआ जो बिजनेस होता है, जो माल होता है, उसको कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। इसके अंदर दूसरे देश का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। ना तो हम जो रॉ मटेरियल होता है वो दूसरे देश से लेते हैं और ना ही कोई दूसरे देश की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। ये अपने देश की खुद की टेक्नोलॉजी होती है, खुद का रॉ मटेरियल होता है और खुद के प्रोडक्ट होते हैं, उसको बोलते हैं जीडीपी। तो जीडीपी के अंदर उस समय सबसे ज़्यादा योगदान किसका था भी? कृषि का था। 56% जीडीपी में योगदान था किसका? कृषि का। आज के समय की अगर हम बात करें करंट टाइम की, करंट टाइम की अगर हम बात करें तो करंट टाइम में भारत की 50 से 55% जनसंख्या कृषि पे डिपेंड है। 50 से 55% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है। और जीडीपी में कितना योगदान है आज किस में? जीडीपी में आज किस में? जीडीपी में योगदान है 17%।
जीडीपी में कृषि का आज के समय योगदान कितना है? 17% है, क्योंकि आज के समय जीडीपी को बढ़ाने के लिए हमारे पास उद्योग धंधे काफ़ी सारे हैं। ठीक है, उस समय उद्योग धंधों की कमी थी, इसलिए कृषि का योगदान सर्वोपरि रहा था। आज के समय में हमारी जनसंख्या जो है लगभग 50 से 55% जनसंख्या किस पे आश्रित है भाई? कृषि के ऊपर आश्रित है। बाकी की जो 50 से 55 से 45% जो जनसंख्या है ना, वो किस पे आश्रित है? सर्विस पे। किस पे डिपेंड है? सर्विस पे डिपेंड है। या तो लोगों के पास नौकरी है या बिजनेस है या फिर विदेशों की ओर ज़्यादा रुझान बनाए हुए है आज की पॉपुलेशन। लेकिन 50 से 55% जनसंख्या आज के टाइम भी ऐसी है जो कृषि पर ही निर्भर करती है। उसके बाद देखो, जो एग्रीकल्चर है, अगर हम बात करें, हमारे देश के अंदर एक कृषि अनुसंधान केंद्र है। हमारे देश के अंदर कृषि की देखरेख के लिए, कृषि के नियमों को बनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र बनाया गया भाई। और भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कब बनाया गया? ये बनाया गया था 1905 में। कहाँ बनाया गया था? जब 1905 में ये केंद्र बनाया गया था, उस टाइम पे बनाया गया था पूसा। और पूसा जो जगह पड़ती है वो कहाँ पे है? बिहार के अंदर है। पूसा बिहार के अंदर 1905 में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। ये कृषि के ऊपर रिसर्च करता है। क्या करता है? ये कृषि के ऊपर रिसर्च करता है और नई नई टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड करवाता है। अब अगर हम बात करें, वर्तमान हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? इसका वर्तमान मुख्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पे है भाई? तो ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में इसका वर्तमान मुख्यालय है। नई दिल्ली के अंदर इसका वर्तमान में क्या है? मुख्यालय है। अगर आपसे पूछ ले कि कृषि राज्य का विषय है या केंद्र का विषय है, तो कृषि किसका विषय है भाई? केंद्र का विषय है कृषि। क्या सभी राज्यों के अंदर एक समान नियम लागू होते हैं कृषि में? नहीं होते भाई। हरियाणा में अलग सिस्टम है, पंजाब में अलग है, हर जगह अलग एमएसपी है। तो क्या है? कृषि जो है वो राज्य का विषय है। और ये बात लिखी गई है संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर। कृषि जो है ये किसका विषय है? कृषि राज्य का विषय है। राज्य का विषय है। राज्य का विषय है तो कौन सी सूची में आएगा? ये आएगा राज्य सूची में। राज्य सूची के अंदर कृषि आती है क्योंकि राज्य का विषय है। और ये बात संविधान में कहाँ पे मेंशन की गई है? ये बात मेंशन की गई है अनुसूची संख्या 7 में। संविधान की अनुसूची 7 में, ठीक है, 7वीं अनुसूची में इस बात को लिखा गया है कि कृषि जो है वो केंद्र का विषय नहीं है, कृषि राज्य का विषय है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, कृषि की भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, कृषि की भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे हमने सोइल की प्रॉब्लम पढ़ा था, वैसे ही कृषि की प्रॉब्लम है। कौन कौन सी है? एक तो 2-3 सेम ही है वो। एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, रासायनिक उर्वरकों का ज़्यादा इस्तेमाल करना कृषि के लिए क्या है भाई? हानिकारक है, क्योंकि ये क्रॉप प्रोडक्शन को एक बार बढ़ावा देगा। जैसे ही इस्तेमाल बंद करोगे क्रॉप प्रोडक्शन रुक जाएगा। डिपेंडेंसी ऑन मानसून, भारत में मानसून का सबसे ज़्यादा रोल है। कृषि के ऊपर भारत में मानसून का सबसे ज़्यादा रोल है भाई। अगर हम बात करें ना भारत की कृषि की, तो भारत की जो कृषि है ये 56% किस पे डिपेंड है? 56% भारत की कृषि मानसून के ऊपर डिपेंड है। अगर बारिश होगी तो ही भारत में 56% भूमि के ऊपर कृषि होगी, बारिश के बगैर कृषि नहीं होगी। उसके बाद देखो 44% जो कृषि है ना वो किस पे डिपेंड है? ये सिंचाई पे डिपेंड है, इरिगेशन के ऊपर डिपेंड है। और भारत में सिंचाई जो है वो अलग अलग माध्यमों से की जाती है। जैसे अगर हम बात करें 57% भूमि के ऊपर जो सिंचाई है वो किससे होती है? ट्यूबवेल की हेल्प से होती है, जिनको हम बोर भी बोलते हैं आज के आधुनिक टाइम में। ठीक है, पहले इंजन वाले होते थे, वर्तमान में इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले बोर लग चुके हैं, तो उनको बोलते हैं ट्यूबवेल। क्या बोलते हैं उनको? ट्यूबवेल। उसके बाद नहरों से 32% सिंचाई होती है और 7 से 8% जो सिंचाई है ना वो किससे होती है भाई? कुओं और तालाबों से। साउथ इंडिया के अंदर कुओं और तालाबों से लगभग 7 से 8% सिंचाई होती है। तो सिंचाई की अगर हम बात करें, सिंचाई किस किस माध्यम से होगी भाई? सिंचाई जो है भारत के अंदर है 57% जो सिंचाई है वो किससे होती है?
ट्यूबवेल से, ट्यूबवेल से सिंचाई होती है 57%, 32% जो सिंचाई है वो नहरों से होती है, नहरों से, ट्यूबवेल से, और 7 से 8% जो सिंचाई बची है ना वो होती है कुओं और तालाबों से, कुओं व तालाबों से। ठीक है, और 56% किस पे डिपेंड है? मानसून के ऊपर डिपेंड है। बारिश होगी तो ही कृषि होगी, बारिश अधिक होगी तो फसल अच्छी होगी, बारिश कम होगी तो फसल कम होगी, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी तब भी फसल क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो ये मानसून के ऊपर डिपेंड है 56% एग्रीकल्चर। और कौन कौन से हैं भाई? एक है झूमिंग एग्रीकल्चर, कल भी पढ़ा था हमने, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको बोलते हैं, झूमिंग कृषि। ये भी कृषि के लिए क्या एक प्रकार का अभिशाप है, क्योंकि इसके अंदर वनों को काटकर वहाँ पे फसल करने के बाद वो लोग अवशेषों को जला देते हैं। जलाने से मिट्टी की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से उस स्थान पे दोबारा कृषि नहीं की जा सकती। तो ये भी क्या है? कृषि के लिए एक प्रकार का अभिशाप है। क्रॉप साइकिल भी हमने पढ़ा था, तो ये भी क्या करता है? कृषि को इफेक्ट करता है क्रॉप साइकिल भी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम सोइल के अंदर पढ़ चुके हैं। अब अगर हम बात करें टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के कितने प्रकार हैं, तो भारत के अंदर मुख्यतः 3 प्रकार से कृषियाँ होती हैं, 3 प्रकार की फसलें होती हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं फसलों के? क्रॉप टाइप कितने हैं भाई? 3 प्रकार की फसलें भारत के अंदर होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और एक होती है जायद की फसल। कौन कौन से हैं 3 टाइप फसलों के? तो फसलों के 3 टाइप हैं। एक टाइप है रबी की फसल, रबी फसल, एक होती है खरीफ की फसल, और तीसरे नंबर पे आती है जायद फसलें। ठीक है, रबी की फसल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? साडी अपने लोकल लैंग्वेज में, और इसको श्रावणी, क्योंकि इनकी जो बिजाई वो सावन के महीने में होती है और इनकी जो बिजाई होती है वो आषाढ़ के महीने में की जाती है, इसलिए इनको बोलते हैं आषाढ़ी और श्रावणी फसलें। अब देखो इसकी जो बिजाई का टाइम होता है, इनको कब शोन करते हैं? हाँ, अगर हम इन फसलों की बिजाई की बात करें तो इन फसलों को अक्टूबर और नवंबर के अंदर इनकी बिजाई की जाती है। फिर इनकी कटाई कब होगी भाई? हार्वेस्टिंग कब होती है इन फसलों की? तो इनकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो अप्रैल के महीने में इन फसलों की हार्वेस्टिंग हो जाती है। कुछ फसलें होती हैं जिनकी हार्वेस्टिंग मार्च के अंदर ही हो जाती है, जैसे सरसों की हार्वेस्टिंग कब हो जाती है? मार्च के अंदर हो जाती है। गेहूं की हार्वेस्टिंग होती है अप्रैल के अंदर। तो इनकी जो हार्वेस्टिंग है वो मार्च और अप्रैल के अंदर हो जाती है। अगर हम खरीफ की फसलों की बात करें तो इनकी बिजाई कब होगी? इनकी बिजाई कब होती है? जून व जुलाई में इन फसलों की बिजाई होती है। जून और जुलाई में इनकी बिजाई होती है। और कटाई कब होती है? हाँ, अक्टूबर और नवंबर के अंदर इन फसलों की कटाई हो जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है। अगर हम जायद की फसलों की बात करें ना, तो जायद की फसल उन फसलों को कहा जाता है जो खरीफ और रबी के बीच में आती हैं। यानी कि इनकी जो बिजाई होगी वो कब होगी? अप्रैल में इनकी बिजाई होती है और इनकी कटाई कब होती है भाई? जून में। ठीक है, जून जुलाई तक इनका एंड आ जाता है। इसमें जो मोस्टली फसल होती है वो होती है बेल वाली फसलें, बेल वाली फसल जो बेल पे लगती हैं। मोस्टली इसके अंदर आती है सब्जियां, जैसे घिया हो गई, तोरई हो गई, ठीक है, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गई। तो ये सारी फसलें किस में आएंगी? जायद के अंदर आती है, बेल वाली। ठीक है, बेल वाली आप बोल सकते हो इनको। अब देखो कुछ एग्जाम्पल है इनके। अगर हम बात करें रबी की फसल, रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं? गेहूं सबसे मेजर जो क्रॉप है ना वो कौन सी है भाई? गेहूं सबसे मेजर क्रॉप है रबी की। इसके साथ साथ चना, सरसों, राई, जौ, ये सब्जियां भी आती है इसी में। आलू मटर वगैरह जो भी होती है, मटर वो अलग मैटर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो खरीफ की फसलें कौन सी होती है? सबसे इंपॉर्टेंट खरीफ की फसल है चावल।
चावल के साथ साथ है कपास, कपास के साथ साथ है गन्ना। किस में आता है? देखो वैसे तो इसको खरीफ की फसल बोलते हैं, लेकिन गन्ना एक ऐसी फसल है जो वार्षिक है। ये गन्ना जो होता है ना, ये खरीफ का टाइम पीरियड भी लेता है और ये रबी का टाइम पीरियड भी लेता है। लेकिन इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है ना गन्ने की हार्वेस्टिंग रबी की फसल के टाइम पे होती है। और इसको सोन कब किया जाता है, बिजाई कब होती है इसकी बिजाई जून जुलाई तक होती है। ठीक है, मार्च अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक गन्ने की बिजाई की जाती है। और इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है ना, वो अप्रैल से लेकर जून तक ही होती है। अप्रैल से लेकर जून तक इसकी हार्वेस्टिंग होती है, 2-3 महीने। ठीक है, और ये आजकल अलग अलग किस्मों में आ गया है। कुछ गन्ना ऐसा होता है जिससे मतलब कि मेनली चीनी ही बनती है, उस गन्ने की कटाई अब शुरू हो जाएगी जनवरी फरवरी में। ठीक है, और जो जूस वाला अलग से गन्ना अलग किस्म है उसकी, उस गन्ने की कटाई कब शुरू होती है? अप्रैल में शुरू होती है और जून तक उसकी कटाई चलती है। तो ये दोनों का टाइम पीरियड अपने साथ लेके चलता है गन्ना। और कौन कौन सी फसलें आएंगी इसमें? गवार आएगा, जवार आएगा, बाजरा आएगा, बाजरा, मक्का। ठीक है, मूंगफली, तिलहन, दालें भी इसमें आते हैं, कुछ दालें उसमें भी आती हैं। यहाँ पे घिया, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा। ठीक है, बाकी आप देख लेना जो भी हैं। ये कुछ मेजर हैं भाई, ये फसलें मेजर हैं जो पेपर के अंदर पूछी जाती हैं। ये वाली फसलें क्या हैं? मेजर हैं, पेपर में पूछी जाती हैं। और ये वाली फसलें भी क्या हैं? मेजर हैं, जो पेपर के अंदर पूछी जाती हैं। इनमें से कपास, गन्ना और जूट। जूट भी ऐसी फसल है भाई, जूट भी कैसी फसल है? गन्ने की तरह है, पूरा 1 साल का टाइम पीरियड लेता है। तो जूट, एक क्वेश्चन आता है, नकदी फसल किन फसलों को कहा जाता है? जो मतलब खाने में यूज नहीं होती, उनको क्या कहेंगे हम? नकदी। नकदी की अगर हम बात करें ना, नकदी फसलों की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी नकदी फसलें हैं? एक कपास है, कपास, गन्ना और जूट। कपास, गन्ना और जूट, इन तीनों को कहा जाता है नकदी फसल। ये जो फसलें होती हैं ना, इन फसलों को हम खाने में इस्तेमाल नहीं करते, ना पशुओं के चारे में इस्तेमाल करते हैं। ये बिजनेस पर्पज से उगाई जाती हैं, यानी कि मोटा पैसा कमाने के लिए उगाई जाती हैं। जैसे कपास से थ्रेड बनता है, धागा बनता है, धागे से वस्त्र बनते हैं। गन्ने से क्या बनती है? गन्ने से चीनी बनती है, शक्कर बनता है, गुड़ बनता है, शराब बनती है। जूट से क्या बनती है? इससे रस्सी बनती है। क्या बनती है भाई? रस्सी। और जो बोरी बनाते हैं ना, बोरी का रॉ मटेरियल भी किससे तैयार होता है? जूट से ही तैयार होता है। तो ये कैसी फसलें हैं? नकदी फसलें हैं, तीनों की तीनों। अब देखो, अपने भारत के अंदर कुछ मेजर क्रॉप्स हैं, कुछ मुख्य फसलें हैं, जिनके बारे में सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट रैंक कौन से स्टेट का है, विश्व में फर्स्ट रैंक किसका है। तो कुछ मुख्य फसलों के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें चावल की, बस भाई बातें नहीं, कौन सी? हाँ, वाणिज्यिक और नकदी एक ही है। ठीक है, हाँ, तो सारा थोड़ी ना खाओगे, उद्योगों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, खाने में कम होता है। देखो भाई, चावल, अगर हम चावल की बात करें ना, चावल को कहा जाता है ट्रॉपिकल प्लांट। क्या कहा जाता है इसको? ट्रॉपिकल प्लांट। ट्रॉपिकल प्लांट चावल को कहा जाता है। लिखेंगे भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है ये, प्रमुख खाद्यान्न फसल। भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला अनाज कौन सा है? चावल है। भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा चावल को खाती है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, बिहार, साउथ इंडिया में तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश,
तेलंगाना, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनकी 90% जनसंख्या साल के 365 में से 360 दिन चावल खाती है। ठीक है, तो सबसे प्रमुख फसल है खाद्यान्नों में। अगर हम बात करें रैंक की बात करें तो वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पे कौन है जो सबसे ज़्यादा चावल उगाता है विश्व में, वो है चीन। अगर हम भारत की बात करें, इन इंडिया की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल उगाता है पश्चिम बंगाल। कौन उगाता है भाई? पश्चिम बंगाल भारत में सबसे ज़्यादा चावल उगाता है। पश्चिम बंगाल के बाद रैंक आता है यूपी का, और यूपी के बाद आंध्र प्रदेश में केजी बेसिन, आंध्र प्रदेश के अंदर केजी बेसिन के अंदर सर्वाधिक चावल की फसल उगाई जाती है। अरे आवाज़ किसकी आ रही है? चुप होके बैठो। विश्व में पहला स्थान किसका है भाई? चीन का है। किसके प्रोडक्शन में? चावल के प्रोडक्शन में। भारत में सबसे पहला स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल एक साल में चावल की 3 फसलें लेता है। पश्चिम बंगाल जो है एक साल में चावल की कितने क्रॉप लेता है? 3। कौन कौन सी फसल है वो? एक इनका जो वैरायटी है वो अमन, एक ओश और एक बोरो। ये 3 अलग अलग वैरायटी के चावल पश्चिम बंगाल में उगाए जाते हैं एक साल में 3 बार। ठीक है, यानी कि 3-3, 4-4 महीने के अंतराल में ये चावल की फसल को काट कर पकाकर तैयार कर लेता है, उसके बाद दोबारा बो देता है, उसके बाद तीसरी बार। तो ये एक साल में 3 बार चावल का प्रोडक्शन करता है। आंध्र प्रदेश में पूछा जाता है स्पेशली कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में स्पेशली केजी बेसिन वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। केजी बेसिन का क्या अर्थ है भाई? कृष्णा गोदावरी बेसिन। कृष्णा गोदावरी बेसिन यानी कि कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, जो बीच में एक चौड़ी सी उपजाऊ पट्टी है ना, उस पट्टी में सबसे ज़्यादा चावल की फसल उगाई जाती है। यहाँ पे अगर हम बात करें ना तो प्रतिशत में चावल ज़्यादा होता है। प्रतिशत का मतलब होता है एरिया कम होते हुए भी उत्पादन ज़्यादा होना, तो यहाँ पे प्रतिशत में चावल सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। उसके बाद अगला है गेहूँ। गेहूं की अगर हम बात करें, वर्ल्ड में किसका रैंक है पहला? वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पे कौन है भाई? गेहूं उत्पादन में भी चीन का स्थान है। इंडिया की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं कौन उगाता है? यूपी। यूपी के बाद कौन आएगा? पंजाब। पंजाब के बाद कौन आएगा? हरियाणा। गेहूं प्रोडक्शन में अपने हरियाणा का 3रा रैंक है, और उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कौन करता है? यूपी करता है। दूसरे नंबर पे पंजाब, तीसरे नंबर पे हरियाणा और चौथे नंबर पे एमपी। पंजाब से क्वेश्चन आता है पर हेक्टेयर ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? पर हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? पंजाब करता है। प्रति हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कौन करता है अभी? पंजाब करता है। क्यों करता है? क्योंकि पंजाब एक तो केमिकल फर्टिलाइजर्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है, दूसरा कारण है यहाँ पे सिंचाई के सोर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, सिंचाई के साधन यहाँ पे ज़्यादा हैं। पंजाब के अंदर काफ़ी सारी नहरें हैं, नदियों का पानी अच्छा खासा मिलता है इसको, और उपजाऊ भूमि भी है। ठीक है, क्योंकि नदियों का पानी आएगा तो भूमि कैसी होगी? उपजाऊ, और साथ में ये केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, इसलिए पंजाब में पर हेक्टेयर में गेहूँ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन को भी अप्लाई किया गया था सबसे पहले हरियाणा और पंजाब के अंदर। ठीक है, हरित क्रांति कब आई थी? 1966-67 में भारत के अंदर हरित क्रांति आई थी, और इसको कहाँ पे अप्लाई किया था सबसे पहले? कहाँ अप्लाई किया था भाई? पंजाब और हरियाणा में। हरित क्रांति की अगर हम बात करें, सबसे पहले
गेहूं की फसल पे प्रयोग की गई थी। गेहूं की फसल पर हरित क्रांति को सबसे पहले प्रयोग किया गया था। कब? 1966 और 1967 में। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर 1965 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। 1964 में भारत के अंदर सूखा पड़ा था। दोनों के कारण भारत के अंदर खाद्यान्नों में कमी आ गई, जिसकी वजह से 1967 में और 1966 में यहाँ पे हरित क्रांति को लाया गया। कौन लाया था भारत में? MS स्वामीनाथन यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर आए थे। और सबसे पहले किस पे प्रयोग की गई थी? गेहूं के ऊपर। कहाँ से लेके आए थे? तो ये मैक्सिको से सीड लेके आए थे। मैक्सिको से गेहूं की किस्में लेकर आए थे? कल्याणी सोना, कल्याणी सोना और सोनालिका, सोनालिका, ठीक है। कल्याणी सोना और सोनालिका ये वैरायटी लेके आए थे, किस्में थी ये, ठीक है। और इन किस्मों को भारत के अंदर उगाया गया था सबसे पहले पंजाब, पंजाब के साथ साथ हरियाणा और हरियाणा के साथ साथ यूपी। कहाँ कहाँ पे? पंजाब, पंजाब के साथ साथ हरियाणा और हरियाणा के साथ साथ दक्षिण पश्चिम यूपी में, दक्षिण पश्चिम यूपी में, दक्षिण पश्चिम यूपी में। जो हरियाणा के साथ यूपी का एरिया लगता है ना, उस एरिया के अंदर भी ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1966-67 के अंदर। उसके बाद देखो भाई, अगर हम बात करें दालों की, दालों की अगर हम बात करें तो दाल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। दाल उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। लेकिन फिर भी हम दालों को इंपोर्ट करते हैं। पहला स्थान है, फिर भी इंपोर्ट करनी पड़ती हैं क्योंकि भारत में दालों की डिमांड ज़्यादा है। भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं भाई? दाल खाते हैं। फर्स्ट रैंक है भाई भारत का। और उसके बावजूद भी क्या करते हैं? दालों को इंपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है। दूसरे देशों से क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर दालों की डिमांड ज़्यादा है। भारत के अंदर दालों की क्या भाई? डिमांड ज़्यादा है। और डिमांड ज़्यादा होने के कारण हमें दालों को इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद कपास की अगर हम बात करें, कपास की अगर हम बात करें तो कपास उत्पादन में विश्व में पहला स्थान किसका है? और इन इंडिया में कौन है पहले स्थान पे? विश्व में कपास उत्पादन में पहला स्थान किसका है? पहले चाइना का होता था, आज USA का है। USA का विश्व में कपास उत्पादन में पहला स्थान है। सेकंड रैंक है चीन का, ठीक है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा कपास कहाँ पे होती है? गुजरात में। गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र में भी कपास दूसरे नंबर पे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? गुजरात में सबसे ज़्यादा होती है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होती है? सिरसा के अंदर हरियाणा में सबसे ज़्यादा कपास होती है। कपास का यूज किस में होता है? यूज धागा बनाने में, धागा बनाने में इस्तेमाल, धागा बनाने में इस्तेमाल होती है। फिर धागे से मल्टीपल चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है, कंबल बनाए जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो धागे से बनती हैं। तो सबसे पहले कपास से क्या बनता है? धागा बनता है अभी। कपास के बाद चाय की अगर हम बात करें, चाय विश्व में पहला स्थान किसका है? चीन का। सबसे ज़्यादा चाय कौन बनाता है भाई? चीन। भारत में अगर हम बात करें पहले स्थान पे कौन है? असम। भारत में चाय बनाने में पहले स्थान पे कौन है? असम राज्य है। विश्व की अगर हम बात करें
तो विश्व में कौन है भाई? चीन है। और सबसे पहले चाय की खोज भी किसने की थी? चीन ने ही सबसे पहले चाय की खोज की थी, यानी कि चाय को सबसे पहले चीन ने ही उगाया था। क्लियर इतना सा? चाय के अंदर एक तत्व पाया जाता है अभी, तत्व कौन सा तत्व पाया जाता है? थीन पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है? थीन पाया जाता है, जो इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। ये एक सब्सटेंस होता है, एक तत्व होता है जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। चाय से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, लेकिन हार्मफुल भी है अभी, ठीक है, हार्मफुल भी है, ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। अगला है कॉफ़ी। कॉफ़ी की अगर हम बात करें, विश्व में पहले स्थान पे कौन है? ब्राज़ील। अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में प्रथम स्थान पे है ब्राज़ील, ब्राज़ील। और भारत में कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ पे कॉफ़ी ज़्यादा होती है। क्वालिटी है इसकी या वैरायटी आप बोल सकते हो, जो ज़्यादा फेमस है अरेबिका, अरेबिका व रोबस्टा, अरेबिका व रोबस्टा कॉफ़ी की किस्में हैं जो ज़्यादा लोकप्रिय हैं। अब कॉफ़ी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी एक तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व इसके अंदर पाया जाता है? कैफीन नाम का तत्व इसमें पाया जाता है। कैफीन नाम का तत्व इसके अंदर पाया जाता है। इनको बोला जाता है मंद नशा, ठीक है, ये हल्के नशे होते हैं। हाँ जी, है क्या क्वालिटी? सबसे महंगी, महंगी वो, ठीक है, ये अपने भारत की फेमस क्वालिटियां हैं अरेबिका व रोबस्टा। गन्ना की अगर हम बात करें भाई, वर्ल्ड में पहला स्थान किसका है और इंडिया में पहला स्थान किसका है? अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पे उगाया जाता है? ब्राज़ील में। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन कौन करता है? यूपी। कौन करता है भाई? यूपी करता है। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और, कॉफ़ी के बागानों को ब्राज़ील में क्या कहते हैं? इसके जो बागान होते हैं, इसके बागानों को ब्राज़ील के अंदर फजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है, ठीक है। इनके जो कॉफ़ी के बागान होते हैं ना, उनके चारों तरफ चार दीवारी होती है। ब्राज़ील के अंदर अपनी तरह कॉफ़ी नहीं उगाते भाई, ऐसे चार दीवारी होती है, और इस चार दीवारी में एक कॉर्नर पे मिलेगा एक रूम, ठीक है, और उस रूम के ऊपर वो छतरी से लगा देते हैं, ऊपर चढ़ के वो करते हैं ना, पशु पक्षियों की रखवाली करते हैं, ऊपर से चढ़ के देख लेते हैं। तो ऐसे एक कॉर्नर पे ये बना होता है, और चारों तरफ क्या होती है कि बाउंड्री होती है, इसी को कहा जाता है फजेंडा, और इसके बीच में होती है प्लांटेशन, ठीक है। गन्ने की अगर हम बात करें भाई, गन्ने का इस्तेमाल किस में होता है, यूज किस में होता है? तो ये यूज होता है भाई चीनी बनाने में, गुड़ बनाने में, शक्कर बनाने में, और एक शराब बनाने में। हाँ, जूस भी बना है, ठीक है। और जूस निकालने के बाद गन्ने की जो खोई बचती है ना, उस खोई से पेपर बनता है, कागज बनता है, ठीक है। गन्ने की जो खोई होती है, ये बना दिया यहाँ पे जूस, और जूस बनने के बाद क्या बचेगी? खोई बचेगी। इस खोई से बनाया जाता है कागज, कागज। सबसे ज़्यादा यूपी में, विश्व के अंदर ब्राज़ील सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है किसका? गन्ने का। गन्ने के बाद लिखेंगे जूट, जूट। अगर हम बात करें वर्ल्ड में पहला स्थान किसका है भाई? भारत का है। विश्व में जूट उत्पादन में पहला स्थान किसका है? भारत का है। पहले कौन करता था सबसे ज़्यादा उत्पादन? है बांग्लादेश।
पहले, अब किसका भी वर्तमान में भारत का पहला स्थान है? पहले, पहले कौन था? पहले बांग्लादेश। पहले बांग्लादेश सबसे ज्यादा उत्पादन करता था, सबसे ज्यादा उत्पादन करता था। ठीक है। जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ढाका में। जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है अभी? ढाका के अंदर है, जो पड़ता है बांग्लादेश के अंदर। यूज किस में होता है? यूज रस्सी बनाने में, रस्सी के साथ साथ बोरी बनाने में। ठीक है, बोरी चटाई बनाने में। रस्सी, बोरी और चटाई बनाने में जूट का इस्तेमाल किया जाता है। रस्सी, बोरी और चटाई बनाने में जूट का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी, हाँ, जूट के सूट। जूट के सूट, वो इस जूट से सूट नहीं बनते, वैसे नाम है उनका, जूट के सूट है। चाय कॉफी। अगला लिखो भाई, मक्का, बाजरा लिखो, बाजरा। क्या बोलते हैं बाजरे को? मेज, मेज होता है क्या? जियोमेज, जियोमेज। विश्व में बाजरे के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? किसका भी बाजरे के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? बाजरे के उत्पादन में नाइजीरिया। और भारत के अंदर राजस्थान। ये होता है गुड सोर्स ऑफ स्टार्च। स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत किसे माना गया है? बाजरे को स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत माना गया है। और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है भारत में? राजस्थान के अंदर, विश्व में नाइजीरिया के अंदर। उसके बाद है मक्का। अगर हम बात करें विश्व में मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यूएसए में। और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा, और सेकंड रैंक आता है कर्नाटक का। हरियाणा में कहाँ होता है मक्का? पंचकुला। ठीक है। यूज किस में होता है अभी? हाँ, पॉपकॉर्न बनाने में। ठीक है, पॉपकॉर्न, ब्रेड। ठीक है, पॉपकॉर्न और ब्रेड बनाने में मक्के का इस्तेमाल किया जाता है। ये जियोमेज किस में इस्तेमाल होगा भाई? पॉपकॉर्न और ब्रेड बनाने में। क्या क्या? चल, मक्की, मक्की भी खाया करो। हो गई भाई, ये थी कुछ मेजर क्रॉप्स। रबड़, रबड़ और लिख लो भाई। विश्व की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पे आता है थाईलैंड। भारत की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पे कौन आता है? केरल आता है। अच्छा ये बताओ, रबड़, रबड़ बोर्ड कहाँ पे है भारत में? रबड़ बोर्ड, रबड़ बोर्ड कहाँ पे है? कौन सी जगह पे? रबड़ बोर्ड कोट्टायम, यहाँ पे है रबड़ बोर्ड।
ठीक है। एक मसाला बोर्ड भी है, मसाला बोर्ड। एक तंबाकू बोर्ड भी है, एक कॉफी बोर्ड है, और एक चाय बोर्ड है। बताओ कहाँ कहाँ है? कहाँ पे है मसाला का? कोचीन। तंबाकू का है गुंटूर, गुंटूर आंध्र प्रदेश। कॉफी का कहाँ पे है? बेंगलोर। चाय का कहाँ पे है? असम, असम, ठीक है। और कोट्टायम में किसका है? रबड़ का। ये कुछ बोर्ड हैं जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं। भारत के अंदर चाय बोर्ड कहाँ पे है? असम में। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे है? बेंगलोर में। बेंगलोर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। भारत के अंदर तंबाकू बोर्ड कहाँ पे है? गुंटूर में। गुंटूर कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। तंबाकू के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है? निकोटिन। निकोटिन क्या पाया जाता है? निकोटिन। पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, चाय में थीन, कॉफ़ी में कैफीन, तंबाकू में निकोटिन। तंबाकू को सुखाने की जो प्रोसेस होती है, यानी कि पत्तियां एक बार तोड़ी जाती है प्लांट से और फिर उनको एक लंबे प्रोसेस तक सुखा के तंबाकू बनाते हैं। तो तंबाकू को सुखाने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है? क्यूरिंग। क्या कहा जाता है? क्यूरिंग कहा जाता है। मसाला बोर्ड कहाँ पे है? कोचीन। कोचीन कहाँ पड़ेगा? केरल में। और रबड़ बोर्ड कहाँ पे है अभी? कोट्टायम में। कोट्टायम भी कहाँ पे है? केरल में है। अच्छा, जो रबड़ होता है ना, रबड़ का उत्पादन किस फॉर्म में होता है? पौधे से, पौधे से दूध के रूप में, दूध के रूप में निकलता है। ठीक है भाई। जो रबड़ होता है ना, ये प्लांट से दूध की फॉर्म में निकलता है, फिर उसको एक लंबे समय तक हीट दी जाती है और हीट देके उसको क्या बनाते हैं? रबड़ बनाते हैं। फिर उसके अंदर कलर वगैरह डाल के अलग अलग चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। ये थी कुछ मेजर क्रॉप्स। अब आगे बचा है कल्चर है, कल्चर और क्रांति। कल्चर और क्रांति आज की क्लास में पूरा होगा नहीं, इनको करेंगे कल। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको।